Welcome everyone. In our last video, measurement of price elasticity part 1, we have covered only one method of calculating price elasticity of demand. But there are several other methods to explore. So in today's video, let's dive into these additional methods to enhance our understanding of price elasticity of demand. So let's get started. Basically, there are three methods to measure the price elasticity of demand: percentage method or proportionate method, total expenditure or total outlay method, and third is geometric method or point method. In our last video, we have already discussed this method in detail. So in today's video, we will talk about total expenditure and geometric method in detail. So let's start with total expenditure method. Total expenditure is the total amount of money spent on a product. किसी भी कमोडिटी पे हमने कितना खर्चा किया है, that is total expenditure. And how do we calculate it? Total expenditure is equals to price multiply by quantity. जब हम price elasticity को total expenditure method से find out करते हैं, तो हम देखते हैं कि price और total expenditure में क्या relationship है. आइए इसे एक टेबल से समझते हैं. यहाँ प्राइस के इंक्रीज होने पर अगर टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो या प्राइस के डिक्रीज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तो प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 होती है. अगर दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, दैट मींस विद इंक्रीज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस or with decrease in price total expenditure increases, then price elasticity will be more than 1. और अगर दोनों के बीच में प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, दैट मीन्स अगर प्राइस इंक्रीज हो और टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो और वाइस वर्सा, देन प्राइस इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1. आइए इसी को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे कि इस टेबल में आप देख सकते हैं, इस कॉलम पर प्राइस दिया हुआ है और इस कॉलम पर क्वांटिटी दी हुई है. अगर हम प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि ये कॉलम आ जाएगा. तो हमने सारे प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी से इन ऑर्डर टू गेट द टोटल एक्सपेंडिचर. नाउ लेट्स डिस्कस ईच केस इन डिटेल. अगर मैं केस ए की बात करूं, यहाँ पर प्राइस के डिक्रीज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है. चाहे प्राइस 5 था तब भी टोटल एक्सपेंडिचर 100 है, 20 से मल्टीप्लाई किया, और 4 के होने पर भी हमारा आंसर 100 आया 25 से मल्टीप्लाई करने पर. सो ऐसे सिचुएशन में जहां पर प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर सेम या कांस्टेंट रहता है तो प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 होती है. अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में सेम या डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब प्राइस के डिक्रीज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है और वाइस वर्सा, देन इन दैट केस प्राइस इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1. और अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, जैसे कि यहाँ प्राइस डिक्रीज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में प्राइस इलास्टिसिटी मोर देन 1 होती है. आइए इसी को ग्राफिकली समझते हैं. जब भी किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, द ग्राफ इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग. तो अगर मैं डी से सी के बारे में बात करूं तो ये है एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. दैट मींस प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी कि प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है. बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. अगर प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, सेम है, तो
B से लेके C पर, यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, यहाँ इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1. And when there is inverse relationship between price and total expenditure, means when price increase, total expenditure decrease or vice versa, then price elasticity will be more than 1 from the region A to B. I hope now total expenditure must be clear to everyone. Let's understand this with the help of one numerical. अगर हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो देखते हैं हमें क्या गिवन है. कंज्यूमर बाइज 10 यूनिट्स ऑफ अ गुड. 10 यूनिट्स यानी क्वांटिटी. तो क्वांटिटी 10 यूनिट्स है एट अ प्राइस ऑफ ₹6 पर यूनिट और प्राइस गिवन है हमें ₹6. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1 इज ऑल्सो गिवन टू अस. एट व्हाट प्राइस, यानी कि हमें न्यू प्राइस फाइंड आउट करना है. एट व्हाट प्राइस ही विल बाय 12 यूनिट्स. न्यू क्वांटिटी इज 12 यूनिट्स यूजिंग एक्सपेंडिचर अप्रोच ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हमें पता है कि टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1. अभी हमने समझा कि प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर अगर टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है तो प्राइस इलास्टिसिटी 1 होती है. सो दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन ओल्ड टोटल एक्सपेंडिचर एंड न्यू टोटल एक्सपेंडिचर TE1 बोथ आर सेम एंड कांस्टेंट. तो आइए इसे सॉल्व करते हैं. ओल्ड टोटल एक्सपेंडिचर को निकालने का फॉर्मूला P into Q एंड न्यू टोटल एक्सपेंडिचर को निकालने का फॉर्मूला P1 times Q1. Now P and Q is given to us, so we will write as 6 multiplied by 10, and P1 we don't know and Q1 we know 12 is given to us. So I am substituting this value here and I will solve for P1 and my answer will be 60 divided by 12 will be P1, which is 5. So at price of ₹5, consumer will buy 12 units of a commodity. This is how we solve using total expenditure method. Now let's discuss about geometric method. Geometric method measures the elasticity at different points on the demand curve. ये एक लीनियर डिमांड कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स पर प्राइस इलास्टिसिटी का पता लगाता है. एंड द फॉर्मूला दैट वी यूज इन दिस मेथड इज लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व. लेट्स डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. द फॉर्मूला दैट वी यूज इज price elasticity of demand is equals to lower segment of the demand curve divided by upper segment of the demand curve. Now let's quickly see the elasticity at various points on the linear demand curve. If I am talking about point D पर lower segment है D and D dash, where upper segment is nothing. There is nothing on the upper segment. So anything when we divide by 0, we get the answer as infinite. जब 0 डिनोमिनेटर में होता है तो हमारा आंसर इनफाइनाइट आता है, इसीलिए इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट पॉइंट S. पॉइंट S पर लोअर सेगमेंट है हमारा SD डैश एंड अपर सेगमेंट इज SD. तो लोअर सेगमेंट बड़ा है, अपर सेगमेंट छोटा है. न्यूमरेटर इज मोर देन द डिनोमिनेटर, so elasticity of demand is more than 1 in this case. And at point R, since R is the midpoint of D and D dash, so lower segment is RD dash and upper segment is RD. And since numerator and denominator both are equal, so elasticity is equal to 1
at midpoint. Now let's have a look at point L. At point L, lower segment is LD dash and upper segment is LD. So lower segment is less than the upper segment. So elasticity will be less than 1 at point L. And if I look at point D dash, then lower segment is nothing. There is nothing in the lower segment and the upper segment is DD dash. So when we have 0 in the numerator, the answer is 0. So price elasticity is 0 here at D dash. So this is how we measure the elasticity using geometric method. Now there is a task for you in which you have to calculate these two questions using total expenditure method and geometric method. I hope in today's video you must have understood about the two methods of finding price elasticity of demand. See you again in the next session. Till then, keep learning and take care.